पेपर जैसा था कि काफ़ी जल्दी-जल्दी सवाल आ रहे थे, मतलब उसका आंसर काफ़ी जल्दी आ रहा था, तो मुझे डाउट लग रहा था कि साला ये मतलब सही है ये क्वेश्चन। तो मैं बार-बार चेक कर रहा था, इसलिए काफ़ी स्लोली सॉल्व किया मैंने पेपर। मेरे लॉन्ग नोट्स थे, उसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया था। मैंने आपके लेक्चर्स 2 बार देखे थे सर, मतलब एक बार तो मैं ऐसे ही देखता था, मतलब नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाता था, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए। वो हो जाने के बाद मैं डबल देखता था और उस वक़्त नोट्स बनाता था अपने। तो मैंने लॉन्ग नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाई। मैं जहाँ पे बैठा था वहाँ पे लाइट ही नहीं था, मतलब फीडबैक भी डाला कि काफ़ी पुअर लाइटिंग थी करके सेंटर में। जो लैपटॉप का बैकलाइट था उसी के हिसाब से मैंने सॉल्व किया है। लगता है कि आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए काफ़ी। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हो, वो रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपको थ्रू आउट ड्राइव करता है। फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी आपको। प्लेसमेंट मेरी प्रायोरिटी नहीं थी कभी, मतलब गेट ही प्रायोरिटी थी। तो और एप्टीट्यूड के मधुरिमा मैम के लेक्चर्स मैंने देखे थे, तो वो काफ़ी अच्छे थे सर, तो उसी से मेरा एप्टी तो प्रिपरेशन उसी से हो गया था। बाकी टेक्निकल तो कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर देख के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे मेरे। तो आई जस्ट अपीयर्ड एंड जस्ट गॉट सिलेक्टेड। Hello everyone. In this session, we have GATE 2025 mechanical topper Nishant with us. Nishant महाराष्ट्र से belong करते हैं and he did his BTech from Government College of Engineering Amravati and he was enrolled in Exergic full video course, question bank and test series. Congratulations Nishant. अपनी जर्नी के बारे में बताओ. थैंक यू सर। तो मैं महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता हूँ, भंडारा महाराष्ट्र। और मेरी गेट की जर्नी मेरी फाइनल ईयर से शुरू हुई थी। तो मैंने कोर्स ले लिया था उसी दौरान, फाइनल ईयर के दौरान एक्साइजिक का फुल वीडियो कोर्स एंड सॉल्व कॉम्बो वगैरह ले लिया था मैंने। तो देन फाइनल ईयर के साथ सर मैंने शुरू कर दी थी मेरी प्रिपरेशन। बट उस दौरान सर मेरा कोर्स ख़त्म नहीं हो पाया था। तो लास्ट में मैं सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाया था, तो मेरा मैथ्स और एक और सब्जेक्ट अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स शायद छूट गया था उस वक़्त। तो उस वक़्त इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी क्योंकि टेस्ट भी नहीं दिए थे मैंने। तो देन 2023 में मेरी अराउंड 2300 के आसपास रैंक थी। तो देन सर मैंने जॉब के साथ, मतलब कॉलेज के साथ मेरा प्लेसमेंट हो गया था एल-एन-टी में। तो मैंने उसको जॉइन कर लिया था। तो देयर आई अराउंड वर्क्ड अराउंड 4 मंथ्स। और देन मुझे पता था कि इवेंचुअली मुझे गेट ही देना है। तो देन आई रिज़ाइन्ड इन नवंबर अराउंड। तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स वगैरह उठाया मैंने, थोड़ा-सा कोर्स भी एक्सटेंड करवा लिया था मैंने कि वो बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी कंप्लीट करूँगा करके। तो उसके बाद मैंने वो सब्जेक्ट खत्म किए एंड देन सर उस वक़्त मैंने टेस्ट वगैरह भी लगाए थे सारे, जितने भी मेरे से पॉसिबल हो पाए थे। उसके बाद 2024 में चूँकि एनालिसिस मैंने नहीं किया था टेस्ट का, मतलब करता ही नहीं था मैं एनालिसिस। आई यूज्ड टू जस्ट गिव द टेस्ट, सॉल्व क्वेश्चन्स अगेन जो गलत हुए थे और उसके बाद मैं आगे चला जाता था। तो एनालिसिस वहाँ पे मिसिंग था, तो वैसे ही सर मेरी स्ट्रैटेजी बन नहीं पाई थी कि कैसे वो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। तो वो सारे क्वेश्चन को मैंने लगाया था वहाँ पे, तो बट वहाँ पे ये हुआ था कि सारे सारे क्वेश्चन मैं लाइन से लगा रहा था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन में टाइम भी लग जा रहा था। तो उसी के कारण सिली मिस्टेक काफ़ी हुई सर उस अटेम्प्ट में, मुझे लगता है। तो उस दौरान फिर मेरी 953 रैंक थी 2024 में। तो मुझे पता था कि मेरी गलतियाँ हुई है, और कहाँ-कहाँ मिसिंग था वो मुझे पता था, बट तो वो उसके बाद मैंने बाकी एग्ज़ाम वगैरह दी थी, तो उसका इंटरव्यू भी दिया। उसमें गलतियाँ हुई तो फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हो पाया उसमें। बट वही प्रिपरेशन मेरी कंटिन्यूअस नहीं थी, तो देन उसके बाद उस दौरान सर इसरो का, जब मैंने जॉब छोड़ी तो इसरो का भी नोटिफ़िकेशन आया था, तो उसमें मैंने फॉर्म फिल अप कर दिया था। तो उसके बाद वो एग्ज़ाम भी मैंने दिया था और फाइनल इंटरव्यू का कॉल आ गया था उससे भी मेरे को। तो देन सर मैंने उसका इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था क्योंकि मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी उसके बाद। तो अराउंड अगस्त के एंड में मेरा इंटरव्यू हो गया था। तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो गया था सर, तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया था। तो मैंने फिर प्रिपरेशन अराउंड अगस्त के एंड में मेरा इंटरव्यू हो गया, तो सर फिर वो रिज़ल्ट की आपको एक्सपेक्टेशन होती है, तो उस दौरान फिर स्टडी भी नहीं हो पाई थी मेरी सर। और जब रिज़ल्ट आया फाइनली, तो सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ था मेरा, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था। तो वो अराउंड सर 17 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था, तो उसके पहले तक इतनी सीरियस प्रिपरेशन थी नहीं मेरी, क्योंकि मुझे लगा था कि अभी तो हो गया, हो ही जाएगा, तो प्रिपरेशन इतनी कुछ की नहीं थी मैंने। तो 17 दिसंबर को मेरे को शॉक लगा थोड़ा-सा, और फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी सर कि गेट 2025 को अपीयर होना ही। तो 17 दिसंबर के बाद फिर मैंने शुरू किया असली प्रिपरेशन।
शॉर्ट हम्म नोट्स रिवाइज किए, फिर नए-नए शॉर्ट नोट, क्योंकि वो रिफाइन होते जाते हैं शॉर्ट नोट्स, तो नए शॉर्ट नोट हम्म बनाए। और फिर इस बारी सर मैंने सारे सब्जेक्ट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट लगाए, और उसमें जैसे 2 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, तो 1 सब्जेक्ट टेस्ट मैंने बचा के रखा था लास्ट के 10 दिन के लिए। तो 11 दिसंबर को मैंने पहला एफएलटी दिया अपना। शायद स्टार्टर के तीनों दिए थे एफएलटी, और फिनिशर के 2 एफएलटी दिए थे। जैसे आपने बताया था कि अभी टाइम नहीं है तो फिनिशर के दे देना एटलीस्ट। तो राइट फिनिशर के 2 एफएलटी मैंने दिए थे सर। एनालिसिस वगैरह काफ़ी अच्छे से किया था उसमें। और आई वाज़ कॉन्फिडेंट दिस टाइम, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी, मैंने एनालिसिस काफ़ी अच्छे से किया था। मैंने इस बार तो स्ट्रैटेजी बना ली थी मैंने कि कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो उसके बाद पेपर काफ़ी अच्छा गया था। और सर एक अच्छी चीज़ इसलिए ये हुई मेरे साथ कि जो मैंने 5वाँ एफएलटी दिया था, फिनिशर का दूसरा एफएलटी शायद वो, तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के वो कास्टिंग वाला, जो कॉस्टिंग मॉडल्स वाला था, वो सीधा उठ के एग्ज़ाम में आ गया था सर। तो वो मैंने वहाँ पे गलत किया था कि कास्टिंग मॉडल सेम था। ओ तो सर उसमें मतलब रियल एग्ज़ाम में मैंने गलत नहीं किया था, वो टेस्ट सीरीज़ में मुझे पहले गलती याद आ गई थी अपनी कि ये गलती हो सकती है, हम्म तो इसलिए वो मतलब काफ़ी अच्छा हुआ था। तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है आपका, ऐसे क्वेश्चन्स आपको दिखते हैं, तो फिर बिल्कुल काफ़ी अच्छा हुआ था सर एग्ज़ाम। मुझे लगा था कि हम्म तो फिर वही आपको नॉस्टैल्जिया हिट करता है कि आपने सिली मिस्टेक की है पास्ट में। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन मेरा गलत भी हुआ था, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फिर मैंने चेक हम्म करना ही बंद कर दिया। मैंने सोचा कि जब आंसर की आ जाएगी तभी चेक करूँगा, बस अभी कुछ सोचना नहीं है उसके बारे में। तो ऐसा हुआ था सर मेरा। हम्म। अब इसके अलावा फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हो गया उससे, जब आप लेक्चर्स देख रहे थे और उसके नोट्स बना रहे थे, तो उस टाइम पे कैसे इंश्योर किया कि अच्छे से कैप्चर हो जा रही है सारी इंफॉर्मेशन नोट्स में? क्योंकि काफी चीजें होती हैं लेक्चर्स में, तो क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ये कैसे डिसाइड किया? सर एक्चुअली मैंने काफ़ी ज़्यादा वो नोट्स, मतलब जो मेरे लॉन्ग नोट्स थे उसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया था। मैंने आपके लेक्चर्स 2 बार देखे थे सर। मतलब एक बार तो मैं Okay. ऐसे ही देखता था, मतलब नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाता था, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए। और उसके बाद मतलब वो हो जाने के बाद मैं डबल देखता था और उस वक़्त नोट्स बनाता था अपने। तो मैंने लॉन्ग नोट्स हाँ। काफ़ी अच्छे से बनाए थे, ऑल्दो मैंने उसको कभी रेफ़र नहीं किया। हम्म वो वैसे के वैसे थे, बट लॉन्ग नोट्स अच्छे से बना तो। और उसके बाद जैसे सब्जेक्ट हो गया आपका एक, तो उसके बाद मैं ये क्वेश्चन बैंक लगाता था एंड देन हम्म पीवाईक्यूज़ लगाता था। तो उसके बाद मुझे आइडिया आ जाता था कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट नोट बनाता था फिर अपने। तो इसीलिए मुझे टाइम लगता था सर, मतलब जब तक मेरा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता मतलब मैं आगे नहीं जाता था। तो उसके कारण हम्म वो काफ़ी होल्ड थी मेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स पे, तो उसके कारण कॉन्फिडेंस था, बट मुझे टाइम लग गया था। उसी के कारण मैं यस, मतलब कोर्स सिलेबस खत्म नहीं नहीं हो कर पाया पाया। था हाँ सर, फर्स्ट उसी के टाइम में। कारण वो टाइम लग गया था थोड़ा। हम्म। शॉर्ट नोट्स तो एक प्रोसेस है सर, वो रिफाइन होते जाते हैं आपके प्रोसेस के साथ-साथ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एकदम सही पॉइंट बोला है निशान ने। तो स्पेशली जिनके पास टाइम है अभी, जो मे बी थर्ड ईयर में है, वो डेफिनेटली 2 बार देखना अफोर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि हाँ एक सर। बार आप देख लो, अच्छे से एंजॉय करो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, और दूसरी बार नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग नोट्स आपने बना लिए। लॉन्ग नोट्स की जो पॉइंट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, कि लॉन्ग नोट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं बार बार। वो एक तरीके से आपकी मेमोरी में फिट हो जाता है जब आप लिखते हो, तो उसका मेन पर्पज वो है। और कभी कभी आपको मन हुआ अगर कुछ डिटेल में देखने का तो, अदरवाइज अच्छा। ज्यादा यूज आपको शॉर्ट नोट्स का ही आएगा। लेकिन शॉर्ट नोट्स जैसे निशांत ने बताया, वो आप एक बार पीवाईक्यू देख लो, एक बार क्वेश्चन बैंक देख लो, एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इससे आते हैं या आ सकते हैं। उसी के स्पेसिफिक आपको फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल तो सर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स मेकिंग से रिलेटेड निशान ने शेयर किया। और कुछ आ रहा है नोट्स मेकिंग से रिलेटेड माइंड में? सर वही, मतलब न्यूमेरिकल, मतलब मैं ए4 शीट्स पे शॉर्ट नोट बनाता था अपने, तो वो ऐसे मतलब वो फिर मैं लास्ट में एक पेज ऐड कर देता उसमें, जो न्यूमेरिकल्स मेरी लर्निंग होती थी, या फिर कोई आपको जल्दी, मतलब दूसरा मेथड है जिससे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकता है, तो वो वैसे उसमें ऐड ऑन होते जाते थे सर। जैसे-जैसे कुछ भी नई चीज़ मैंने सीखी, तो वो मैं उसमें हम्म ऐड ऑन कर देता था। मतलब फिर वैसे-वैसे मेरे नोट्स बनते गए, तो उस हिसाब से मैंने किया सर फिर वो। अंडरस्टूड, गॉट इट। इसमें रिवीजन को कैसे कैरी ऑन किया अपनी जर्नी में थ्रू आउट? आई एम श्योर बीच में ब्रेक आया होगा, जब हाँ सर, काफ़ी जॉब हुई, डिसकंटिन्यूअस थी। जॉब फिर वो सब चीजें चली, बट क्या रहा, क्या टिप्स तुम दोगे स्टूडेंट्स को रिवीजन से रिलेटेड? सर मतलब रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है, बट रिवीजन से ज़्यादा रिवीजन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर। जितनी फ्रीक्वेंट आप रिवीजन करोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। हम्म तो मैंने इसमें अभी जैसे मैंने ये वाला 2025 का जो अटेम्प्ट था मेरा,
तो उसमें सर मैंने डेलिबरेटली जो 2 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं ना, उसमें से एक सब्जेक्ट टेस्ट मैंने लास्ट के लिए बचा करके रखा रखा था। तो जो 3 एफएलटी मैंने दिए लास्ट के, उनके बीच में गैप था। तो उसमें मैंने फिर वो 4-4-4 करके सारे सब्जेक्ट टेस्ट मैंने लास्ट के जो 10 दिन थे उसमें लगाए थे। तो उसमें न्यूमेरिकल टच मैंने लूज़ नहीं किया था सर बिल्कुल भी। तो सारे तो मैंने ऐसे ही करके मतलब न्यूमेरिकल के टच में रहा और इस बारी मैंने स्टैटिक रिवीजन नहीं की सर, वो डायनामिक लास्ट ईयर में जैसे मैं खाली शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, तो इस बारी वैसा नहीं है, इस बारी न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने रिवाइज़ किया है, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट। दोनों स्ट्रेटजीज हैं, एज वी डिस्कस विद मल्टीपल टॉपर्स एवरी ईयर। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज टॉपर्स पिक करते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। एक बार जब आप रिवाइज कर लेते हैं अच्छे खासे बार, मतलब आपने 2 3 4 बार रिवाइज कर लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ यार मेरे को याद हो गया है सब चीजें, तो उसके बाद यू कैन रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस आल्सो बाय क्वेश्चन सॉल्विंग आल्सो। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी दैट सम टॉपर्स यूज, लाइक निशांत ने किया। इसमें व्हेन यू रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, ऑब्वियसली L&T इज अ रेप्यूटेड कंपनी, वहां से आपने रिजाइन किया, उसके बाद ISRO का जैसे बताया कि अच्छा हुआ, बट उसके बाद प्रिपरेशन रुक गई, फिर जो भी उसमें फेज ऊपर नीचे हुआ, तो कभी ऐसा प्रेशर फील हुआ कि अरे यार जॉब छोड़ दी है और अभी सर कैसे होगा? जॉब का तो प्रेशर नहीं आया क्योंकि वो माइंड में कंप्लीटली क्लियर था कि मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे गेट देना था, वो चीज़ क्लियर थी तो उसका प्रेशर नहीं आया। बट वो वही जब आईओएसआरओ का नहीं हुआ तब काफ़ी प्रेशर आया था। बट वही पेरेंट्स के साथ रहने का वो फ़ायदा है कि उनके साथ बात करते हैं, फिर दोस्तों के साथ भी इंटरेक्शन था मेरा, तो इतना प्रेशर तो नहीं आया। फिर ऑब्वियसली प्रेशर तो होता ही है सर सब पे एग्ज़ाम के पहले, तो वो था। बट वही पेरेंट्स के साथ रहने का वो फ़ायदा है कि आप उनसे बात कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसमें थ्रू आउट द जर्नी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं प्रिपरेशन से अपनी, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। दोस्त यारी, घूमना फिरना, सोशल मीडिया, 50 चीजें हैं जो कि डे टू डे बेसिस में उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ? सर एक्चुअली ये मेरे साथ पहले हुआ था, मतलब जो मेरी जेईई की प्रिपरेशन थी ना सर, उसमें तो मैंने उससे एक मुझे लगता है कि आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए काफ़ी। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, वो रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपको थ्रू आउट ड्राइव करता है। फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वही चीज़ मुझे लगता है कि फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी आपको और इतना भी रिजिड शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए। मतलब मैं थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल था, एक आध बार चलता है। ज़्यादा रिजिडली भी अगर शेड्यूल रहा तो फिर वो हैम्पर होती है प्रिपरेशन उससे भी। और अगर आप फॉलो नहीं कर पाओ तो फिर खराब लगता है, फिर वो गिल्ट फील होती है और वो एक नेगेटिव लूप स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ, थोड़ा रियलिस्टिक और थोड़ा फ्लेक्सिबल आप बना सकते हैं शेड्यूल, बट हाँ, एटलीस्ट मिनिमम आवर्स आपको डेली कुछ पुट इन करने पड़ेंगे। फ्लेक्सिबल ऐसा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि आज 8 घंटा कल जीरो, कुछ किया ही नहीं। हाँ सर, तो कंसिस्टेंसी उतना, मेंटेन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने कैसे तुम्हारी क्या रहती थी कंसिस्टेंसी, जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, रिज्यूम कर दी, तो डेली कितने घंटा एवरेज होता था? सर मतलब कॉलेज के टाइम में काफ़ी कंसिस्टेंट था मैं, तो वही मतलब देता था मैं अराउंड 5-6 घंटा 6 आवर्स तो मैं देता था डेली। डेली मतलब अभी एवरेज तो नहीं पता बट एक अच्छा खासा अमाउंट देता था, इन्वेस्ट करता था मैं सर। तो कॉलेज के दौरान तो मैं हम्म। काफ़ी कंसिस्टेंट था और अभी भी मतलब रोज़ का ही चलता था सर, कंसिस्टेंसी तो मेंटेन थी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेस्ट एनालिसिस किया, टेस्ट अटेम्प्ट किए, उसके बेसिस पे कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हाँ ये सर। एप्टी पहले है या जो भी? सर एप्टी तो मैं पहले अटेम्प्ट नहीं करता था। एप मतलब हम्म। टेस्ट पहले टेक्निकल के लिए जाता था, फिर उसका कॉन्फिडेंस लेके हम्म। मैं एप्टी को प्रिपरेशन करता था। क्योंकि सर मैंने एप्टी का हम्म। एक भी टेस्ट नहीं दिया है, बस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रिवाइज़ करके गया था मैं। तो तो उसके लिए मैं फिर पहले टेक्निकल अटेम्प्ट करता था, देन आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो उसके बाद वो एप्टी को भी मैं मल्टीपल अटेम्प्ट देता हूँ। मतलब साइकिल जैसे मैं मल्टीपल साइकिल में अपन आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो उसमें फर्स्ट साइकिल में सर मैं जो आसान सवाल है या फिर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएँगे, अटकेंगे नहीं, उस उन सवाल को मैं पहले करता था। और ऐसे फिर सेकंड साइकिल में फिर वही जो नहीं हुए या फिर जो लेंदी है सवाल, उन सवाल को करता था मैं। और जहाँ पे भी क्वेश्चन अटका सर, मैं उसको अटेम्प्ट करता ही नहीं था, क्योंकि वो गलत होने के चांसेस होते हैं, तो वो सेकंड साइकिल में कर देता था मैं फिर। तो ये चीज़ें मैंने लिख के रखी थी अपनी, कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और पावर ऑफ आपने जैसे बताया था कि किसी क्वेश्चन को आप रिविज़िट करते हो, तो उसके बनने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने लिख कर के रखी थी और वही चीज़ें मैं बार-बार लिखता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्वेश्चन अटका तो उसको डबल वहीं पे नहीं सॉल्व करना है, तो उसको सेकंड राउंड में ले सकते हैं आप। तो ये चीज़ें मैंने
लिख के रखी थी और इनको मैं पढ़ते रहता था फ्रीक्वेंटली, और इसी के कारण सर फिर वो नेचुरली आपकी टेंडेंसी बन जाती है कि जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट राउंड में इजीली हो जाते हैं उनको वहीं पे सॉल्व करें आप। वेरी कूल, एब्सोल्युटली। किसी क्वेश्चन में अटक के तो ये नहीं कि फिर उसमें 5 6 7 मिनट लगा दिए, फर्स्ट राउंड में नहीं करना है ये। हाँ मार्क सर। करिए और आगे बढ़े। लेकिन इस बार गेट थोड़ा अलग था। इस बार के गेट में क्या हुआ 3 घंटों में? सर एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैं जहाँ पे बैठा था वहाँ पे लाइट ही नहीं था, मतलब उनका लाइट का जो ये था वो काफी कम था, वहाँ पे लाइटिंग ही नहीं थी। मैंने लास्ट में फीडबैक भी डाला कि काफी पुअर लाइटिंग थी करके सेंटर में। तो वो जो लैपटॉप का बैकलाइट था उसी के हिसाब से मैंने सॉल्व किया है एक्चुअली सर अरे पेपर। बाप रे। हाँ, तो वैसा सीन हो गया था सर मेरे साथ। तो पेपर जैसा था कि काफी जल्दी जल्दी सवाल आ रहे थे, मतलब उसका आंसर काफी जल्दी आ रहा था, तो मुझे डाउट लग रहा था कि साला ये मतलब सही है क्वेश्चन। तो मैं बार बार चेक कर रहा था, इसलिए काफी स्लोली सॉल्व किया मैंने पेपर। और उसका फायदा ऐसा हुआ कि एक्यूरेसी भी ठीक ठाक रही उसमें। तो सर वैसे ही मतलब, और जो क्वेश्चन मतलब जिस तरह से मैं अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, तो जैसे मल्टीपल साइकिल में मैं अटेम्प्ट करता था तो उसका मुझे फायदा मिला सर, एक्यूरेसी भी अच्छी आई। ऑल्दो मैंने काफी मतलब सिली मिस्टेक, 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, वो काफी इजी सवाल थे। बट ठीक है सर, बाकी के सवाल सही हुए तो ये काफी अच्छी बात है। करेक्ट करेक्ट, जो सेकंड साइकिल की होगी उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स डेफिनेटली मिली होंगी। सर एक्चुअली मुझे शायद टाइम लगा, क्योंकि मैंने जो 5 क्वेश्चन मार्क पर रिव्यू किए थे ना, जो छुड़ाए थे मैंने, उनको मुझे डबल देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि काफी एप्टीट्यूड के भी काफी सवाल थे वो प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें काफी समय गया मेरा। तो ऐसे कुछ सवाल थे, बट अटेम्प्ट मैंने अच्छे खासे 60 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि मेरे 3 रॉन्ग हुए। गुड, एक्यूरेसी बहुत सही है, अच्छी एक्यूरेसी है। हाँ सर, तो अब क्योंकि मुझे डर इस बात का था कि कहीं जो क्वेश्चन मैंने छुड़ा है वो गलत नहीं हुआ, इसके कारण फिर वो थोड़ा सा रहता है सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना मिस कर गया, अभी मुझे ध्यान आया। क्योंकि इससे पहले व्हेन यू वर इन कॉलेज, देन ऑब्वियसली प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी की होगी, यू गॉट प्लेसमेंट इन अ गुड कंपनी, हाँ और सर। गेट की प्रिपरेशन भी चल रही होगी अच्छे से। तो कैसे हाँ उस टाइम मैनेज किया, कैसे इंश्योर किया कि दोनों मैनेज हो पाए, गेट भी और प्लेसमेंट्स भी? सर, प्लेसमेंट मेरी प्रायोरिटी नहीं थी कभी, मतलब गेट ही प्रायोरिटी थी। तो और एप्टीट्यूड के मधुरिमा मैम के लेक्चर्स मैंने देखे थे, तो वो काफ़ी अच्छे थे सर, तो उसी से मेरा एप्टी तो प्रिपरेशन उसी से हो गया था। बाकी टेक्निकल तो कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर देख के काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे मेरे। तो मुझे प्रॉब्लम ऐसे आई नहीं, और मैंने ना टारगेट किया था सर कि प्लेसमेंट के लिए जाऊँगा करके। तो आई जस्ट अपीयर्ड एंड जस्ट गॉट सिलेक्टेड। दिस इज अ फीडबैक में जो मैं अभी मल्टीपल टॉपर से सुन चुका हूँ, ये वाला पॉइंट, कि गेट की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो विच इज ऑब्वियसली अ फैक्ट कि आपका सिलेबस कोर का तो अच्छे से कवर हो ही रहा है, प्लस गेट में एप्टीट्यूड भी है, क्योंकि और अगर अच्छे से आपने कोर्स से कवर कर लिया एप्टीट्यूड, तो बहुत अच्छा खासा पोर्शन एप्टीट्यूड का भी कवर हो जा रहा है आपका। तो आपको अलग से कुछ ज्यादा क्लासेस प्लेसमेंट की नीड नहीं है, आप प्रायोरिटी क्लियर रखो गेट की, प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो मतलब मेरे साथ भी कॉलेज में यही हुआ था, और बहुत से और टॉपर्स से मैंने ये पॉइंट सुना है। बट स्टूडेंट्स क्या होता है, जनरली कैरिड अवे हो जाते हैं, प्लेसमेंट क्लासेस अलग से अच्छा लगता है, भीड़ में सब जा रहे हैं तो लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं अभी अपन जाके। हाँ सर। तो उसको थोड़ा सा बचना है। और कोडिंग रिलेटेड जो जॉब्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स अलग से जाते हैं सीखने, वो तो आई एम श्योर अभी आप देख ही रहे हो न्यूज़ में कि अभी कोडिंग का उतना स्ट्रांग कुछ फ्यूचर नहीं लग रहा है 10 साल 5 साल बाद, ड्यू टू एआई। तो अभी आप वो भी अवॉइड करो और मेक श्योर करो कि गेट आपकी क्लियर प्रायोरिटी रहे, प्लेसमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। यस सर। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसमें ऐसा कोई पॉइंट जो मिस हो गया हो मुझसे, या ऐसा कोई टिप्स जो तुम स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहते हो कि भाई ये चीज़, ये क्वालिटी आपको रखनी ही चाहिए अगर गेट में अच्छी रैंक लानी है, तो वो क्या सर, होगा? आपका नॉलेज लेवल तो ऑप्टिमम हो ही जाता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टेस्ट टेस्ट लगाते हो, तो नॉलेज लेवल तो सफिशिएंट होता है सर, सबका ही ऑलमोस्ट नॉलेज लेवल वो रीच कर जाता है उतना। बट जो चीज़ है मुझे लगता है कि आप टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हो, वो स्ट्रैटेजी बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मेरे लास्ट ईयर 60 पे मार्क्स स्टैग्नेंट हो गए थे। तो उसका रीज़न मुझे ये लगता है सर कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है वही नहीं पता है मुझे। वही नहीं पता था लास्ट टाइम मुझे कि कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आप मतलब उस टाइम ऐसा था कि सर मतलब फर्स्ट राउंड में ही सारे क्वेश्चन या तो आप करते हो या फिर आप इतना टाइम दे देते हो, मतलब आपको लगता है कि मतलब वो 3 जो बोलते हैं कि मल्टीपल राउंड में करना चाहिए।
तो मैं काफ़ी समय देता था मतलब क्वेश्चन पलटाते-पलटाते ही समय इतना चला जाता था कि फिर वो आपको टाइम नहीं मिलेगा उतना सॉल्व करने का। तो स्ट्रैटेजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है वो मेरे हिसाब से काफ़ी क्रूशियल उसका इम्पैक्ट आएगा आपके रैंक पे। तो वो स्ट्रैटेजी बनना काफ़ी ज़रूरी है आपका। करेक्ट। इससे एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, चलो पूछता हूँ मैं, कि टाइम और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। करेक्ट? वो कैसे इंश्योर करें स्टूडेंट्स? बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि आराम-आराम से करते हैं तो टाइम कम पड़ जाता है, जल्दी करते हैं तो सिली मिस्टेक हो जाती है। तो कैसे वो मैनेज करें इन दोनों का बैलेंस? सर वही है आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जब मल्टीपल राउंड में करोगे, तब स्टार्टिंग में आप ईज़ी क्वेश्चन तो इतना गलत होने का चांसेस रहता नहीं है। तो आप थोड़ी-सी स्पीड वहाँ पे हाई रख सकते हैं और फिर जब आप मल्टीपल राउंड में करते हो सर आपके पास समय बचता ही है, सफिशिएंट समय होता है गेट में। तो समय काफ़ी बचता है आपके पास। तो जो टफ क्वेश्चन है वो वहाँ पे करें आप, जिनको समय देते हैं क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है फिर जब एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हुँ, कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है और फिर माइंड भी अच्छे से फिर आप का काम करता है आपका फिर वहाँ पे। हुँ। तो उससे एक्यूरेसी बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब इंक्रीज़ हो जाती है मुझे ऐसा लगता है। एब्सोल्यूटली, बिल्कुल, सही पॉइंट शेयर किया है निशांत ने। तो काफ़ी सही लगा तुम्हारी पूरी जर्नी को जान के निशांत, जो भी पॉइंट्स तुमने शेयर किए हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल, यूज़फुल पॉइंट्स हैं, जो आई एम श्योर स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट करके काफ़ी डिफरेंस देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी प्रिपरेशन में। Once again, Nishant, congratulations for your success in GATE, and I wish you all the best. थैंक यू सर, थैंक यू।